अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलते हैं जनाब अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ या नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तो जैसा कि हमने पहले तय कर लिया था कि हम ये देखना है कि फर्स्ट शेड्यूल में कौन कौन से लॉ हैं जिनको ये कहा गया है कि अगर वो हमारे बेसिक राइट्स को वो करते हैं, हिट भी करते हैं, तो वो कोई उसका फर्क नहीं पड़ेगा। इससे ये एक चीज़ तो ये सामने समझ में आती है कि बाद वक़्त जब आइन फर्स्ट टाइम बनता है तो उससे पहले जो भी काम हुए हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दे दिए जाते हैं। तो कुछ इस तरह की सूरत हाल है। बहरहाल आज हम देखते हैं फर्स्ट शेड्यूल में। तो सबसे पहला जो कानून उसमें लिखा हुआ है फर्स्ट शेड्यूल में वो है जनाब ये जो प्रिंसली स्टेट्स थी जिन्होंने किया था इल्हाक पाकिस्तान के साथ, तो इस कानून का नाम है जनाब द एक्सीडिंग स्टेट्स प्रॉपर्टी ऑर्डर 1961। अब 1961 में ज़ाहिर है ये दौर था अयूब खान साहब का। 1958 में चूँकि वो पहला आइन जो था उसको उस वक़्त के प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्ज़ा ने ख़त्म कर दिया था, तो 1961 में ये ऑर्डर था। अब आप देखें लैंग्वेज इस ऑर्डर की जो प्रेम्बल या यूँ कह लें शुरू में जो लैंग्वेज है, ऐसा लगता है कि जैसे इन लोगों के पास कोई आर्बिट्रेरी पावर्स आ गई थी जिसको यूज़ करते हुए इन्होंने ये ऑर्डर कर दिया। वो ऑर्डर क्या है, यानी उसकी स्टार्ट क्या था, इन परसुएंस ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ द 7th डे ऑफ अक्टूबर 1958 एंड इन एक्सरसाइज ऑफ ऑल पावर्स एनेबलिंग हिम इन दैट बिहाफ द प्रेसिडेंट इज प्लीज टू मेक द फॉलोइंग ऑर्डर। आप सोचें कि जिस आइन को जिसके आइन में ये लिख दिया गया कि पावर सारी अल्लाह को बिलोंग करती हैं, ऑल माइटी अल्लाह अलोन, तो यहाँ कहाँ से पावर ड्रा हो रही हैं? यहाँ ये समझ में नहीं आ रही हमें ये बात कि ये कितनी बड़ी यूँ कह लें कि अनहोनी है कि एक बंदा जो है उसके पास पावर्स हैं जी, और वो क्यों है? क्योंकि उसने प्रोक्लेम कर लिए। और वो प्रोक्लेमेशन कैसी हुई? बस उसने कर दी, उसको सदर ने कहा, सदर ने खुद पहले प्रोक्लेम करके अपना आइन मुअत्तल किया, उसके बाद उन्होंने प्रोक्लेम करके अपने आप को सदर डिक्लेयर किया, और उसके बाद उस प्रोक्लेमेशन ने सारी पावर्स उसको दे दी, और उन्हीं पावर को एक्सरसाइज करते हुए वो आगे चल पड़े जब तक 1962 में उन्होंने अपना दूसरा आइन नहीं दिया। तो जनाब ये था वो पहला ऑर्डर जिसको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया कि अगर ये किसी के बुनियादी हकूक़ को भी हर्ट कर रहा है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो नट शेल में, क्योंकि इसकी निटी गिटी में जाने का तो फ़ायदा नहीं है, जिन स्टेट्स ने इल्हाक किया था पाकिस्तान के साथ, वो स्टेट ऑफ जूनागढ़ थी, वाली सवात, चित्राल और दीर, ये तीनों इलाके थे। इन्होंने पाकिस्तान के साथ इलाक किया था। तो इनकी जो हुक्मरान थे, जो रूलर्स थे, जो वाली थे या जो यूँ कह लें बादशाह थे, उनके मामलात थे। उनके मामलात में ज़ाहिर है रॉयल फैमिलीज़ को रॉयल तरीके से डील किया जाता है, उनके साथ कभी फेवर भी की जाती है। तो इसी तरह उनकी प्रॉपर्टीज़ भी थी जो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ थी। या आप खुद सोचें कि एक बंदा 2 दिन पहले वो वाली सवात है और फिर उसको वाली सवात का ख़त्म कर दिया गया, सवात को पाकिस्तान में ज़म कर दिया गया, दीर और चित्राल को पाकिस्तान में ज़म कर दिया जाता है। तो ज़ाहिर है उसके कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट थे, कुछ उसकी वेल्थ थी, कुछ उसकी ज़मीनें थी जो नेचुरली वो चाहेगा कि मेरे साथ रहें। इसी तरह उसके जो वरसा थे, जो उसके सक्सेसर थे, डिसेंडेंट्स थे, उनके आपस में झगड़े। किसी को कई दफ़ा उनके अडॉप्टेड सन थे या उनकी कई बीवियां होती थीं, उनमें बहुत सारे क्लेमेंट आ गए कि जी हम भी उनके वारसों में। कोई कहीं से लिंक निकाल रहा है, कोई कहीं से लिंक निकाल रहा है, कोई उनकी कई बीवियां हैं, कई बीवियां आ गई, कई बच्चे आ गए। तो उसको उन्होंने ये किया, 1961 में ऑर्डर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि इनकी प्रॉपर्टी के तमाम मामलात जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इस ऑर्डर के तहत पावर दी गई कि वो फैसले करेगी। तो
एंड पे उन्होंने इसी ऑर्डिनेंस के ये जो ऑर्डर था प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, इसके आखिरी सेक्शन 7 था, नो कोर्ट शैल हैव जुरिसडिक्शन टू एंटरटेन एनी सच क्वेश्चन एज इट रेफर टू in Article 3 and no court shall call in question any order of the central government made under this article or Article 5 or any proceeding connected therewith. यानी वाली सवात या वाली जूनागढ़ या उनके जो रूलर थे, जो हुक्मरान थे, उनकी प्रॉपर्टी को कैसे डिस्पोज ऑफ करना है या उनसे कैसे रिकवरी करनी है। अगर उन्होंने ज्यादा रख ली है या उनकी इंटाइटलमेंट से ज्यादा उनके पास है तो उसको रिकवर कैसे करना है। तो ये समझ में आता है कि चूंकि ये एक 1961 का इशू था या प्री पार्टीशन के फौरन बाद एक मामला आया, अब तक ये मामला डाई डाउन हो चुका है। मेरा जहां तक ख्याल है कि तमाम रूलर्स जो हैं उनके डिसेंडेंट्स जो हैं वो अब ऑर्डिनरी शहरी बन गए हैं। तो अब इस लॉ को निकाला जा सकता है आइन के अंदर से। लेकिन चलें, ये एक समझ में आती है बात कि चलें ये उस वक्त का इस मसला था तो इसको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया कि जी अब आइन तो चूंकि आइन तो बहुत सारे जो फंडामेंटल राइट्स देता है वो तो ये कहता है किसी की प्रॉपर्टी को कोई और बंदा डिसाइड नहीं कर सकता। अगर उसकी है और उसके वो रसा भी हैं तो उससे छीनी नहीं जा सकती। उसको पूरा हक है कि अपनी प्रॉपर्टी को चाहे किराए पे दे, बेचे, जिस रेट पे मर्जी है बेचे, वगैरह वगैरह। और शरीयत ने उनके जो विरासत के कवानीन है वो भी तय कर दिए हैं। इसी तरह रिकवरियां हैं तो वो भी उस हवाले से होनी चाहिए कि रिकवरी, जिसकी रिकवरी बनती है वो टाइमली करे, क्योंकि कानून काहिलों का साथ नहीं देता। अगर कोई रिकवरी रह गई है तो उसको बेनिफिट उसी को मिलना चाहिए। तो इस हवाले से ये एक कानून बनाया गया जिसको आइन के तहत इसको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। समझ में आती है बात। दूसरा जो कानून था जिसको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया वो बहुत ही खतरनाक था। और अब मैं ये कह सकता हूं कि किसी भी डिक्टेटर ने इतना स्वेयर कानून नहीं बनाया जितना ये बना था। इसका जनाब नाम था ये द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑर्डर 1972 कि जनाब जारी हुआ था 3 जनवरी 1972। अब जाहिर सी बात है 16 दिसंबर 1971 को ईस्ट पाकिस्तान सेपरेट हो गया, अलग हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। और 20 दिसंबर को यही खान साहब ने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने अपनी सारी पावर्स भुट्टो साहब को मुंतकिल कर दी। यानी वो प्रेसिडेंट थे तो भुट्टो साहब प्रेसिडेंट बन गए। इन एडिशन वो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे तो भुट्टो साहब चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए, सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये जो ऑर्डर था 1972 का, प्रेसिडेंट्स ऑर्डर नंबर 1 ऑफ 1972। अब इसके देखें कितना यानी कितने बड़े धोखे पे मबनी है। इसके शुरू के पहला पैरा कहता है वेयर एज द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन have remained confined to the privileged few to the detriment of the common man। यानी सनतकारी चंद हाथों में महफूज हो गई है और ये आम आदमी के मफाद के खिलाफ है। दूसरी बात है एंड वेयर एज इस्लाम को इस्तेमाल किया गया, वेयर इस्लाम enjoins equitable distribution of wealth and economic power and abhors their concentration in a few hands। और इस्लाम जबकि मना करता है कि दौलत चंद हाथों में न जमा हो, और इस्लाम चाहता है कि कॉमन वेल्थ हो, यानी कॉमन और इकोनॉमिक वेल्थ जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। एंड वेयर एज इट इज द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट वेल्थ and economic resources of the country are exploited to the maximum advantage of the common man। यानी मुल्क के जो जराए हैं दौलत पैदा करने के, प्रोडक्शन के, वो जो है वो कॉमन मैन तक उसका फायदा पहुंचे, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है। एंड वेयर एज दोज हु कंट्रोल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर अकाउंटेबल टू द पीपल थ्रू देयर चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स। जिनके पास पैदावार के
जराए का कंट्रोल है वो जवाबदेह हैं जनाब चोजन रिप्रेजेंटेटिव को, यानी अवामी नुमाइंदों को जवाबदेह हैं। एंड वेयर एज इट इज नेसेसरी फॉर दैट पर्पज टू प्रोवाइड फॉर रिडीमिंग द प्रॉमिस मेड टू द पीपल इन दैट बिहाफ फ्रॉम टाइम टू टाइम सिंस क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, कि ये भी एक जरूरी है तो ये फैसला जो अवाम के साथ एक वादा किया गया है क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान से लेके आज तक वो पूरा कर दिया जाए। एंड वेयर एज इट इज नेसेसरी टू सेफ गार्ड इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर, छोटे सरमायाकार के मफाद को बचाना जरूरी है। इन वजूहात की बुनियाद पे नाउ देयरफॉर इन परसुएंस ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ 25th day of March 1969 read with the proclamation of the 20th day of December 1971, ये वो दिन था जब BIA साहब ने रिजाइन किया था। एंड द प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर PCO भी जारी हुई। एंड इन एक्सरसाइज ऑफ ऑल पावर्स एनेबलिंग हिम, यानी सदर पाकिस्तान, इन दैट बिहाफ द प्रेसिडेंट and Chief Martial Law Administrator is pleased to make the following order। ये जनाब उसकी बैकग्राउंड आपको बताइए कि वो ऑर्डर था क्या। अब आते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए तो कैसे किए गए। एक शेड्यूल बनाया गया इस ऑर्डर का, उस शेड्यूल में वो इंडस्ट्रीज वो यूनिट्स लिख दिए गए और ऊपर चंद ऑर्डर्स बना दिए गए कि गवर्नमेंट जब चाहेगी किसी भी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक मैनेजिंग डायरेक्टर नॉमिनेट कर देगी और वो उसके साथ सफेद का मालिक हो जाएगा। फेडरल गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करेगी। फेडरल गवर्नमेंट उसकी कमाई खाएगी या आगे स्टेट को चलाएगी, जो भी होगा। यानी ये नेशनलाइजेशन की तरफ पहला कदम था। किसी डिक्टेटर को इतना बड़ा कदम उठाने की आज तक तौफीक नहीं हुई। और उस वक्त भी जिसको इन्होंने, और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये बात कही कि जी मालिक कोई भी हो उसका वो हट जाएगा और गवर्नमेंट की मलकियत तस्वर हो जाएगा। तो जो बंदे हैं यानी एम्प्लॉय हैं, जो लेबर है, वो एज इट इज चलती रहेगी, उनको नहीं छेड़ा जाएगा। जो कंट्रोल है, इकोनॉमिक कंट्रोल है, वो गवर्नमेंट के पास आ जाएगा। अब इसको बिल्कुल उसी तरह पहले वाले ऑर्डर जिसमें हमने पढ़ा था कि लास्ट में उसको उन्होंने एग्जाम्प्ट कर दिया कि किसी भी जुडिशियल फोरम पे ना तो इसके बारे में कोई एजिटेशन हो सकती है, ना कोई केस हो सकता है, ना कोर्ट खुद इसका कोई नोटिस लेके इसको वो ला सकती है, इसको क्वेश्चन कर सकती है। इसका पैरा 8 है, नो कोर्ट इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट shall call in question or permit to be called in question any provision of this order or any rule or order made or anything done or any action taken or purporting to be made, done or taken thereunder. No court including Supreme Court and High Court shall grant any injunction or make any order, nor any such court shall entertain any proceeding in relation to anything done or intended or purporting to be done under the order. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the federal government or the managing director or any other person for anything in good faith done under this order. अब ये देखें कितना आर्बिट्रेरी ये है। और अब चलते हैं इसके फर्स्ट शेड्यूल की तरफ। बात आप समझ गए कि फर्स्ट शेड्यूल में वो क्या क्या चीजें थी जिनको जुम्बश कलम अपने उनके मलकियत से महरूम कर दिया गया लोगों को, और गवर्नमेंट ने उनको टेक ओवर कर लिया। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, बेसिक मेटल इंडस्ट्रीज, हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, हैवी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, assembly and manufacture of motor vehicles, tractor plant, assembly and manufacture, heavy and basic chemicals, petrochemical industries, cement industry. और नंबर 10 है public utilities, that is to say
इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, गैस, ऑयल रिफाइनरीज। ये है जनाब, ये था वो 1972 का ऑर्डर जो ये कहता है कि फंडामेंटल राइट्स तो जाहिर है ये इफेक्ट करता है। जिन लोगों की इंडस्ट्रियां थी, जो लोग उसको कामयाबी से चला रहे थे और कमा रहे थे, वो सारी इंडस्ट्रीज, आज गवर्नमेंट का सारा जोर प्राइवेटाइजेशन की तरफ है। तो ये जनाब दूसरा लॉ है जो फर्स्ट शेड्यूल में लिखा हुआ है। बात समझ में आती है कि एक इलॉजिकल था, एक ऑर्डर ही इलॉजिकल था और उसकी वो मबनी था बदनीयती पे, जिसमें आपने इस्लाम को भी यूज किया और कोशिश की थी कि हम कॉमन मैन तक उसका पहुंचाएंगे उसका फल, और फल तो कॉमन मैन तक पहुंचा या नहीं, लेकिन वो सनतें जो थी वो पहले तो हेल्दी थी, बाद में वो बीमार हुई और आखिर में वो खत्म हो गई, या उनको फिर प्राइवेटाइज करके दोबारा जिंदा कर लिया गया। तो इस ऑर्डर को उन्होंने रखा कि क्योंकि बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स इस ऑर्डर ने वायलेट किए थे, लिहाजा उन्होंने कहा कि इसको तहफ़्फ़ुज़ दे दिए जाए। इससे आगे इंशाल्लाह कल चलेंगे, आगे देखेंगे कौन कौन से लॉ हैं और क्या ज़रूरत है कि उनको भी रखा जाए, और कल एक और हवाले से भी बात करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हम जब आगे बढ़ेंगे ये सारे लॉज देखने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि क्या पाकिस्तान का आईन रियल सेंस में फंडामेंटल राइट्स की गारंटी देता है या नहीं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। प्लीज कीप वाचिंग माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।